आज जो है आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, आपका सैलरी का चैप्टर है और इलस्ट्रेशन नंबर 18 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर वर्किंग फॉर मेसर्स गामा लिमिटेड। एज पर द सैलरी फिक्सेशन नॉर्म्स द फॉलोइंग perquisites वर ऑफर्ड। फॉर मिस्टर एक्स who engaged a domestic servant for 500 rupees per month, his employer reimbursed the entire salary paid to the domestic servant, that is 500 per month। मतलब कि आपका जो डोमेस्टिक सर्वेंट है उसकी सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने दी है। फॉर मिस्टर वाई जो कि एक अदर एम्प्लॉय होगा, ही वॉज प्रोवाइडेड विद अ डोमेस्टिक सर्वेंट एट 500 पर मंथ एज पार्ट ऑफ द रेमुनरेशन पैकेज। एज पार्ट ऑफ द रेमुनरेशन पैकेज यू आर रिक्वायर्ड to comment on the taxability of the above in the hands of Mr. X and Mr. Y who are not specified employees। अब यहाँ पर जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि जो पहली वाली सिचुएशन है उसमें तो आपका जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो सेक्शन 17(2)(4) का लग रहा है, यानी कि जो आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने डोमेस्टिक सर्वेंट लिया है, उसे एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स करा है, पैसा दिया है। अब बात समझ रहे हैं, आपकी ऑब्लिगेशन के पैसे एम्प्लॉयर ने दिए हैं, उस केस में तो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। हालांकि जो मिस्टर वाई है उस केस में अलग सिनेरियो है, उसमें आपको डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड किया गया है और जब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होती है और मैक्सिमम केसेस में सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये साल की है या उससे ज़्यादा है 50,000 से, तो इसका मतलब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होंगे। हेंस देयर इज नो परक्यूसिट एलिमेंट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई, क्योंकि वाई जो है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, एक्स भी नहीं है। पर कारण क्या है कि एक्स में तो अलग सेक्शन लग रहा है कि आपने डोमेस्टिक सर्वेंट रखा है, उसके पैसे एम्प्लॉयर दे रहा है, दूसरे में एम्प्लॉयर ने खुद डोमेस्टिक सर्वेंट दिया है, तो वाई की ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके एम्प्लॉयर ने दिया है, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होता है। अब यहां तक की बात हो गई, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 19 आ रहा है आपके सामने। इलस्ट्रेशन 19 कहती है कि मिस्टर एक्स जो है वो रिटायर हो गए हैं और 31 जनवरी 20 को रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट ईयर वाले 21 मान सकते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। इन्होंने 30 साल काम किया है, 30 ईयर्स एंड 1 मंथ। उन्होंने ज्वाइन किया था 1990 में जनवरी में, जब उनकी एज थी 30 ईयर्स। 30 ईयर्स की एज थी, तो करीब करीब आप देख सकते हैं 30 साल हो गए, 60 साल की एज हो गई, रिटायर हो रहे हैं, 6 लाख की ग्रेट्युटी मिली है और ये पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये नहीं है, वाई लिमिटेड में काम करते हैं। इन्हें 3 लाख की जो है लीव एनकैशमेंट मिली है, 330 डेज की जो है लीव बैलेंस इनका पड़ा हुआ था और 330 दिन का जो छुट्टियां बची हुई थी उसके पैसे इकट्ठे इन्हें मिलते हैं। हालांकि हर साल इन्हें 30 दिन की लीव मिलती थी, जो ले सकते थे या नहीं भी ले सकते थे, उनकी मर्जी है। एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी ही वॉज ऑफर्ड अ कार विच वॉज परचेज ऑन 30 जनवरी 2017। जनवरी 17 में कंपनी ने लिया 5 लाख रुपए का। कंपनी हैज रिकवर्ड 2 लाख रुपीज फ्रॉम हिम फॉर द कार। कंपनी डेप्रिशिएट्स द व्हीकल एट द रेट ऑफ 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कंपनी कैसे डेप्रिशिएट करती है हमें नहीं मतलब, हम कंपनी का पीजीबीपी नहीं देख रहे, हम एम्प्लॉय का सैलरी देख रहे हैं और एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को दिया है उस केस में इन्होंने जो कार दी है वो इन्होंने बेच दी है, एक तरह से कार को बेच दिया, पुरानी कार को बेच दिया है। तो कार की वैल्यू निकालेंगे, उससे ज़्यादा में बेचा तो ठीक है, कम में बेचा तो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिल गया, वो इसकी परक्यूसिट मानी जाएगी। 3 लाख रुपए की इनको पेंशन मिली है इकट्ठे, 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेशन, मतलब 3 लाख रुपए खुद ही 2/3 अमाउंट है, तो टोटल कितना होगा देख लेना, कितना एग्जाम्प्ट होगा वो देख लेना सर, 1/3 एग्जाम्प्ट होगा, ग्रेट्युटी भी मिल रही है साथ में। कंपनी प्रेजेंटेड अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 6,000 रुपीज़, 6,000 का गिफ्ट वाउचर मिला है, 5,000 का मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है, 6,000 का मिला है, तो क्या होएगा देखेंगे नीचे। उसके कलीग ने उसको टीवी गिफ्ट किया है 50,000 रुपये का, तो 50,000 रुपये का जो फ्री में टीवी मिला है वैसे में उसका कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं, क्योंकि कलीग ने किया है, एम्प्लॉयर ने नहीं किया है। अदर सोर्सेज में भी नहीं होता है, टेलीविजन कहाँ आता है आपका। फॉलोइंग आर दी अदर पर्टिकुलर्स। उसकी जो बेसिक सैलरी है एम्प्लॉय की, उनकी जो बेसिक सैलरी है 20,000 रुपीज़ की है, महीने की होगी, मान के चल रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं पर मंथ, 20,000 पर मंथ होगा। 50% डियरनेस अलाउंसेज पर मंथ आगे लिखा हुआ है, अप्रैल 19 से जनवरी 20 तक। जनवरी के बाद तो क्या रिटायर हो गए हैं। पेंशन जो है 5,000 रुपये प्रति महीने इन्हें मिलती है और ये इनकी फरवरी 20 से स्टार्ट हो गई है और मार्च 20 तक मिली है कम्यूटेशन के बाद, यानी जो पैसे इन्होंने इकट्ठे लेने थे वो ले लिए और उसके बाद 5,000 रुपये महीने के बनते हैं। आपको जो है इनकी सैलरी इनकम निकालनी है। टिपिकल क्वेश्चन है, 8 नंबर का आ सकता है। क्वेश्चन 19 इलस्ट्रेशन 19 वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 5,000 का अगर गिफ्ट वाउचर मिलता है एग्जाम्प्ट होता है, यहाँ 6,000 का मिल गया है।
6,000 का मिला है, टैक्सेबल है। 20,000 की सैलरी है, 10 मंथ्स के लिए मिली है। डियरनेस अलाउंस बेसिक का 50% मिला है 10 महीने के लिए, वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया। समझ रहे हैं ना, सैलरी का 50% डियरनेस अलाउंस है। कार जो है कंपनी ने ट्रांसफर करी है, तो आपको निकालनी पड़ेगी कार की वैल्यू। कंपनी ने जो कार ली थी वो 30 जनवरी को ली थी 2017 को, 5 लाख रुपए की। तो जिस तारीख में ली है, आपको जो है सैलरी के चैप्टर में ऐसे करना पड़ता है। पीजीबीपी का चैप्टर नहीं है जहां ब्लॉक कॉन्सेप्ट लगे, ये सैलरी का चैप्टर है। और जितने पूरे पूरे साल हो गए हैं उस साल का आपको डब्ल्यूडीवी पर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, भले ही कंपनी स्ट्रेट लाइन क्यों ना फॉलो करे, हमें उससे मतलब नहीं है। आपने पहले साल का 20% डेप्रिसिएशन माइनस किया, डब्ल्यूडीवी आया। फिर आपने 20% डेप्रिसिएशन इसका माइनस करा, आपका एक और डब्ल्यूडीवी आया नेक्स्ट ईयर का। फिर 20% माइनस करा, फिर डब्ल्यूडीवी आया। तो आपको तो 29 जनवरी 20 का, यानी जो पूरे पूरे साल जितने हो गए हैं वहां तक का आपने डब्ल्यूडीवी निकाल लिया। एम्प्लॉय से हम 2 लाख रुपए ही लेते हैं, जबकि वैल्यू जो कार की है वो 2,56,000 है। इसका मतलब एम्प्लॉय को 56,000 का बेनिफिट मिल गया, वो 56,000 का बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। जहां तक बात ग्रेट्युटी की है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ग्रेट्युटी 6 लाख रुपए इन्हें मिलती है। 20 लाख से ज़्यादा की ग्रेट्युटी एग्जाम कभी होती नहीं, 6 लाख इन्हें मिली है। 30,000 जो है इनकी सैलरी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, इनकी बेसिक सैलरी 20,000 है। 20,000 के बाद इन्हें डियरनेस अलाउंस मिलता है, तो डियरनेस अलाउंस जोड़कर जो है इनकी सैलरी बनती है 30,000। और जितने साल इन्होंने पूरा काम कर लिया है, जो कि बनते हैं करीब 30 ईयर्स, 1 मंथ राउंड ऑफ करके 30 ईयर्स ही बनेंगे। आपने देखा कि जो 1 महीने की सैलरी है, 26 दिन का महीना होता है, ये बंदा ग्रेट्युटी एक्ट में कवर्ड है। 15 दिन की सैलरी कितनी आती है, जितने साल इन्होंने पूरा काम कर लिया राउंड ऑफ करके, उसके हिसाब से आपने एक अमाउंट निकाली है, वो आई है 5,19,231। तीनों में से जो लोअर होगा उतना एग्जाम्प्ट होगा, तो इतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी ग्रेट्युटी टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? एक एक जो है रिटायरमेंट बेनिफिट पर काम करना पड़ रहा है, सारे प्रोविजंस याद होने पड़ रहे हैं। लीव एनकैशमेंट जो है इन्हें मिली है, यानी जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों के पैसे इन्हें मिले हैं, जो कि मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। एक्चुअली में इनको मिलती है 3,30,000 की। इनकी पिछले 10 महीने की जो सैलरी है वो है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10। डियरनेस अलाउंस जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं बनेगा, ऐसा गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए हमने यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं किया है। पिछले 10 महीने की सैलरी निकाली है, और जो आपकी सैलरी 1 महीने की निकली है उसको आपने 30 से डिवाइड किया। 30 से डिवाइड कर एक दिन की सैलरी आई। 330 दिन इनकी अनयूज लीव पड़ी हुई है, क्वेश्चन में गिवन है लीव का बैलेंस बचा हुआ है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करा तो आपका आया करीब करीब 2,20,000। जो इनमें से लोअर है उतना आपका एग्जाम्प्ट होगा, बाकी जो है सैलरी में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर जो 1,30,000 है सैलरी में इंक्लूड होगा, और यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पर जो इन्हें पेंशन मिली है उसमें से कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन है जो इन्हें हर महीने मिलती है 5,000 रुपये प्रति महीना। फेब्रवरी से स्टार्ट हुई है, तो फेब्रवरी मार्च की जो पेंशन मिली है सैलरी की इनकम मानी जाएगी। 10,000 रुपीज़ यहाँ पर इंक्लूड होंगे। यदि एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है और ये पेंशन उनके फैमिली मेंबर को मिलती है तो उनके लिए अदर सोर्सेज माना जाता है। जहां तक बात कम्यूटेड पेंशन की है तो उसके लिए नोट नंबर 5 आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनको जो है 3 लाख रुपए मिलते हैं, और 3 लाख जो खुद ही है वो 2/3 है। मतलब जो एक्स है उसका जो 2/3 अगर मैं करूंगा तो वो 3 लाख निकल कर आया है, 3 लाख। तो एक्स कितना आएगा, टोटल पेंशन कितनी आएगी, ये वहां चले जाएगा, 3/2 बन जाएगा। बचपन में करा होगा आपने, तो एक्स निकल कर आ जाएगा। जो टोटल पेंशन निकल कर आई है उसका 1/3 तक जो है एग्जेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि इन्हें ग्रेट्युटी भी साथ में मिलती है, और इसीलिए जो 1/3 निकल कर आएगा 1.5 लाख रुपए वो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का अमाउंट जो है टैक्सेबल होगा। ग्रॉस सैलरी आ गई है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकती है सेक्शन 16 क्लॉज 1A में, और ये जो है इनकी सैलरी आ गई है, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। मतलब अगर अदर हेड से इनकम नहीं गिवन है तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। आप जो है नोट्स भी लिख कर आ सकते हैं, जो जो चीज़ें जो प्रोविजंस आपने देखा। जैसे इन्हें जो है कुछ कलीग से कुछ 50,000 का मिल गया तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि टेलीविजन उसमें नहीं आता है। मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में, इमूवेबल की डेफिनेशन में नहीं आता है, जो अदर सोर्सेज में हमने किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखते हैं, बहुत ही बड़ा इलस्ट्रेशन आ रहा है आपके सामने। डोमेस्टिक सर्वेंट जो है प्रोवाइड करा गया है बाला के रेजिडेंस में। बाला ओ बाला शैतान कसाला, तो बाला को प्रोवाइड करा है, सैलरी है डोमेस्टिक सर्वेंट की 1,500 पर मंथ। सर्वेंट वॉज एंगेज बाय हिम एंड द सैलरी इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट।
यार सीधी सीधी बात है, अगर सर्वेंट की सैलरी 1500 पर मंथ है और 12 महीने के लिए सर्वेंट दिया है तो परक्यूसेट की वैल्यू होगी 1500 मल्टीप्लाई बाय 12। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें दिक्कत क्या है। 18,000 रुपीज़ निकल कर आएगा जो वैल्यू है। अगला पॉइंट कहता है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी गई है 2 बच्चों को इन ए स्कूल मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की खुद की जो है कंपनी जो है उसकी खुद की जो है स्कूल है। 2 बच्चे हैं इनके, अर्थी और अशोक। अर्थी की जो है वो 900 रुपये प्रति महीना है, अशोक की 1200 रुपये प्रति महीना है। नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड बाय द कंपनी फ्रॉम मिस्टर बाला। इस केस में क्या होगा बताइए आप। इस केस में जो है 1000 रुपये प्रति महीना तक प्रति चिल्ड्रन जो है, प्रति चाइल्ड जो है वो माइनस हो सकता है। तो यानी कि जो टैक्सेबल पोर्शन होगा वो कितना होएगा, बताइए बताइए, टैक्सेबल पोर्शन कितना होएगा। सोचिए, 1000 रुपये प्रति महीना प्रति चाइल्ड तो हो सकता है माइनस, बाकी का जो है वो टैक्सेबल होगा। यानी जो आपका 200 रुपये प्रति महीना यहाँ पर ज़्यादा दे दिया है, वो 200 रुपये प्रति महीना मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 2400 रुपये आएगा। उतना टैक्सेबल होना चाहिए, उतना टैक्सेबल मेरे हिसाब से होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है दोनों आंसर करे हुए हैं। यहाँ कहा है कि अगर 1000 रुपये प्रति महीना से ज़्यादा होगा तो पूरा ही टैक्सेबल होगा, पर आप चाहें तो अल्टरनेट व्यू ले सकते हैं जिसमें 1000 रुपये से ज़्यादा वाला पोर्शन ही आपका सिर्फ टैक्सेबल होगा। जो लेना चाहें आप ले सकते हैं, दोनों व्यूज़ अवेलेबल हैं। नोट लिख कर आ जाना। Employer has provided movable assets such as television, refrigerator, air conditioner at the residence of Mr. बाला, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है 1,10,000। तो जो भी आपको प्रोवाइड करें हैं एसेट्स, उसका 10% माना जाएगा कि आपने यूज करा है उस साल, और वो आपकी परक्यूसेट की वैल्यू होगी। 10,000 का गिफ्ट वाउचर मिला है तो 5,000 से ज़्यादा का मिला है तो आप पूरा टैक्सेबल कर सकते हैं, और चाहे तो अल्टरनेट व्यू भी ले सकते हैं और 5,000 का एग्जाम करके बाकी का 5 का टैक्सेबल कर सकते हैं, क्योंकि 5,000 तक का गिफ्ट वाउचर जो है वो टैक्सेबल नहीं होता है। टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंस ऑफ श्री बाला। टेलीफोन मिलता है, टेलीफोन का बिल एम्प्लॉयर देता है, ये टैक्स फ्री परक्यूसेट होती है, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 6 है कि हाउसिंग लोन मिलता है 6% का, इसकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 6 लाख रुपए की, और बाला जो है 12,000 प्रति महीना देता है। प्रिंसिपल के लिए इंटरेस्ट नहीं देता है, सिर्फ प्रिंसिपल के लिए 12,000 हज़ार रुपये देता है 5th ऑफ ईच मंथ। आप बताइए कितना टैक्सेबल होगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रेट है वो 10% है और आपका एम्प्लॉयर आपको 6% पर लोन देता है। तो बहुत आसान सी बात है यार, अगर आपको 6 लाख रुपए पर लोन मिलेगा तो आप जो कैलकुलेट करेंगे वो मंथ के लास्ट में जो बैलेंस बचा होगा उसमें आप कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपको लोन मिला है 1 अप्रैल को मिला है, यानी कि इसकी जो पेमेंट जाएगी, इसकी जो पेमेंट जाएगी वो 5th को जाएगी, 5th ऑफ ईच मंथ। ये बात आप समझते हैं, 5वीं तारीख को जाएगी। इसका मतलब जो अप्रैल महीना होगा उसके आखिरी दिन क्या होगा, 12,000 रुपये की पेमेंट के बाद आखिरी दिन अप्रैल के जो मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी वो होगी 5,88,000, जिस पर इंटरेस्ट बनेगा 1 महीने का इतना। जो मई महीना आएगा उसकी आखिरी तारीख में 12,000 रुपये कम जो है आउटस्टैंडिंग होगी, क्योंकि 12,000 का प्रिंसिपल जा चुका है, और ऐसे 12,000 रुपये हर महीने जो है अमाउंट आप प्रिंसिपल की पे कर रहे हैं। अगर आपको लिखा होता कि 12,000 में इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है तो आपको देखना पड़ता कितना इंटरेस्ट है। यहाँ वैसा नहीं दे रखा, इजी कैलकुलेशन दे रखी है। 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट आप माइनस करते चलेंगे और एक एक महीने का इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल अमाउंट पे निकालते चलेंगे, और 4% का जो इंटरेस्ट है वो आपको निकालना है। 4% का इंटरेस्ट आपको 4% का इंटरेस्ट आपको निकालना है, जो कंसेशनल रेट है, क्योंकि 10% SBI का रेट है और 6% जो है वो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, तो 4% का बेनिफिट आपको मिल रहा है। सभी परक्यूसेट का आप टोटल नीचे कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 21 देखेंगे, इलस्ट्रेशन 21 देखेंगे, 21 के बाद 22 देखेंगे। इलस्ट्रेशन 21 क्या कहती है यहाँ पर देखिएगा। AB कंपनी लिमिटेड अलॉटेड 1,000 स्वेट इक्विटी शेयर टू श्री चांद इन जून 2019। The shares were allotted at 200 per share as against the fair market value of 300 per share as on the date of exercise of option by the allottee। तो आपको जो है 100 रुपये प्रति शेयर का बेनिफिट मिला है। फेयर मार्केट वैल्यू वॉज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। परक्यूसेट की वैल्यू बताइए सर, परक्यूसेट की वैल्यू बताइए। बहुत सिंपल है ना, 1000 आपको स्वेट इक्विटी शेयर मिले, 300 रुपये उसका भाव है, 200 रुपये आपने दिए तो 1 लाख रुपये का बेनिफिट आपको मिल गया। मतलब 100 रुपये प्रति शेयर मल्टीप्लाई बाय 1000 स्वेट इक्विटी शेयर। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट सेल ऑफ दो शेयर बाय श्री चांद व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, आपने जो है 2 लाख रुपए तो पे करे और 1 लाख आपकी इनकम मान ली गई, तो अब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपकी 3 लाख बन गई ना।
आपने जेब से दिए 2 लाख और 1 लाख आपने इनकम मान ली, तो 3 लाख आपकी कॉस्ट बन गई है। तो फ्यूचर में अगर एम्प्लॉय बेचेगा तो बेचने पर बोलेगा भैया देखो 3 लाख रुपए जो है वो तो मैंने ऑलरेडी जो है उस पर मैं या तो पेमेंट कर चुका या उस पर टैक्स दे चुका हूँ, तो मेरी कॉस्ट तो 3 लाख रुपए है, और ज़्यादा पर बेचूंगा तो गेन आएगा, उस पर टैक्स दूंगा। ज़्यादा पे बेचूंगा उस पर गेन आएगा तो टैक्स दूंगा। इलस्ट्रेशन 22 आ रही है आपके सामने। अब एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग परक्यूसिट्स टू इट्स एम्प्लॉय वाई प्रीवियस ईयर 1920, अगले साल वाले लेना 2021, accommodation taken on lease by X Limited for 15,000 per month, 5,000 per month was recovered from the salary of Mr. Y। अब Y की सैलरी कितनी है वो देखेंगे, नीचे दे रखा है परक्यूसिट के लिए जो सैलरी निकल कर आई है वो 10 लाख रुपीज़ है। अगर आपका एम्प्लॉयर किराए पर लेकर आपको जो है घर देता है रहने के लिए, आपकी सैलरी का 15% तक जो है आपका माना जाएगा कि बेनिफिट आपको मिला है। आपकी सैलरी का 15% माना जाएगा आपको बेनिफिट मिला है। या फिर जो रेंटल पे किया गया विच एवर इज लोअर, तो इनमें से लोअर क्या है, आपकी सैलरी का 15% जो निकल कर आया है वो लोअर है, वो आपकी माना जाएगा कि सैलरी इनकम है। हालांकि आपने 5,000 रुपये प्रति महीना पेमेंट करी है तो इतना तो पैसा आपने दे ही दिया, नेट बेनिफिट आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन से 90,000 का मिला है। एक्स लिमिटेड ने जो है फर्नीचर भी प्रोवाइड करा है यहाँ पर, और वो भी 3,000 रुपये प्रति महीना किराए पर लेकर प्रोवाइड करा है, तो उसकी वैल्यू आप जोड़ेंगे फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालने के लिए। कार जो है 1200 सीसी की प्रोवाइड करी गई है, जो एक्स लिमिटेड की खुद की कार है। वाई को प्रोवाइड करी गई है जो कि ऑफिशियल पर्सनल दोनों कामों के लिए यूज़ करता है, और रनिंग एक्सपेंडिचर भी है वो भी एम्प्लॉयर करता है, साथ में उसको चौफर भी दिया है यानी कि ड्राइवर भी दिया है। अगर 1200 सीसी की गाड़ी मिलती है तो 1,800 रुपये जो है महीने के हिसाब से, और ड्राइवर के 900 रुपये महीने के हिसाब से वैल्यू मानी जाती है, और ये वैल्यू निकल कर आ गई कार की। आपको जो है गिफ्ट वाउचर भी मिलता है, और गिफ्ट वाउचर जो है 10,000 का मिलता है एम्प्लॉयर से। अगर एम्प्लॉयर से मिलेगा 5,000 से ऊपर का तो टैक्सेबल होएगा। हालांकि आप 5,000 एग्जाम मानकर बाकी 5,000 टैक्सेबल कर सकते हैं, ये वाला अपना टेक ले सकते हैं, व्यू ले सकते हैं कि भैया देखो 5,000 तक एग्जाम है, उससे ज़्यादा ही टैक्सेबल होगा। इलस्ट्रेशन जो है 23 यहाँ पर आ रही है। मिस्टर गोयल को ये सारी चीज़ें मिलती है, मार्च 20 में ये सारी चीज़ें मिलती है, मार्च 21 वट एवर द केस में बी। 40,000 बेसिक, 15,000 DA, कमीशन 10,000, इंटरटेनमेंट लॉस 4,000, मेडिकल एक्सपेंसेस री इम्बर्स जो है 25,000, और प्रोफेशनल टैक्स पेड है 2,000, जिसमें 1,000 जो है वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर। मिस्टर गोयल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 5,000 टुवर्ड रिकॉग्नाइज PF। ही हैज़ नो अदर इनकम। आपको इनकी इनकम निकालनी है। भाई इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बेसिक मिलती है इनको 40,000 आपने जोड़ दिया, DA मिलता है 15,000 आपने जोड़ दिया, कमीशन मिलती है 10,000 आपने जोड़ा, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 4,000 वो आपने जोड़ा। मेडिकल रीइंबर्समेंट जो है, मेडिकल रीइंबर्समेंट 25,000 की है, वो भी यहाँ पर लिख दिया है, वो भी यहाँ पर लिख दिया है मेडिकल रीइंबर्समेंट। प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पर लिख दिया है। टोटल यहाँ पर इनकम आ गई है, यहाँ पर जो है टोटल इनकम इनकी आ गई है, ग्रॉस सैलरी इनकी आ गई है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वैसे यहाँ क्वेश्चन में भी दे रखा है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है स्टेट गवर्नमेंट की, और उस केस में जो है इंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, जो मैंने आपको नहीं कराया है, अभी करवाने वाला हूँ। अभी कराने वाला हूँ कि इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर है तो पहले अभी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है PF में वो कभी टैक्सेबल नहीं होता है, बल्कि उसकी तो डिडक्शन मिलती है, और यहाँ आपको सिर्फ सैलरी इनकम निकालना है, इसके लिए हमने डिडक्शन माइनस नहीं करी है, जो ग्रॉस टोटल इनकम से मिलती है। अमाउंट रीइंबर्स, मेडिकल एक्सपेंस आपका प्राइवेट मेडिकल एक्सपेंस है, अगर उसको रीइंबर्स किया गया तो आपके लिए टैक्सेबल होगा, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक कि आपकी बात क्लियर है तो डिडक्शंस की बात करेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिलती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो आपको एक्चुअली में मिला है या साल का 5,000 रुपये है, या फिर आपके बेसिक का 1/5 जो भी लोअर होगा वो आपको मिलता है डिडक्शन के रूप में। पहले पूरा इंक्लूड करेंगे, बाद में जितना हो सकता है उतना आप एक्सक्लूड करेंगे, वो आपने डिडक्शन की फॉर्म में ले लिया है। ये डिडक्शन आपको सैलरी के चैप्टर वाली डिडक्शन की बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल टैक्स जो पे करा है आपके एम्प्लॉयर ने, वो 1,000 एम्प्लॉयर ने पे करा है, तो 1,000 का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर पे कर दिया तो वो आपकी इनकम है। बट क्योंकि जो सेक्शन 16 क्लॉज 3 है उसमें जो प्रोफेशनल टैक्स पे करा है उसकी आप डिडक्शन भी ले सकते हैं, तो 2,000 की डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। जितना आपने पे करा या आपके एम्प्लॉयर ने पे करा, आप टोटल डिडक्शन ले सकते हैं, और ये आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी।
इंटरटेनमेंट अलाउंस का जो होता है डिडक्शन मैंने आपको नहीं कराया है, प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा कि इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी कितना मिलता है, पूरे साल का 5,000 या फिर बेसिक का 1/5 या जितना मिला उससे ज़्यादा तो माइनस आप कर ही नहीं सकते हैं। इस बात को जो है कॉपी में नोट डाउन करना, नोट्स में ये नहीं है। इलस्ट्रेशन जो है 24 देखेंगे हम लोग, काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन है, और इलस्ट्रेशन जो 24 है वो मैं आपको या तो होमवर्क दूं या क्या करूं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन है, पेपर में कभी आती नहीं, फिर भी चलो कर लेते हैं। इन द केस ऑफ मिस्टर हरी हु टर्न 67 ईयर्स ऑन 28 मार्च 2020, सीनियर सिटीजन है, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट द सैलरी कंप्यूटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इज 10,20,000 एंड अरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड is 3,45,000. Further you are given the following information. इन्हें जो है पिछले सालों का इन्हें अरियर मिला है। इनकी जो पिछले साल की सैलरी थी वो इतनी होती, 10, 11, 11, 12, 12, 13 की इतनी सैलरी होती या थी, और ये जो है इन्हें अरियर मिला है। आपको जो है बताना है सेक्शन 89 में रिलीफ क्या मिलेगा, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर इन्हें अरियर जो जिस साल का है वो उसी साल मिलता तो एक्स्ट्रा टैक्स कितना बनता, और क्योंकि इस साल मिल गया है पिछले सालों का आपको अरियर, तो इस साल एक्स्ट्रा टैक्स कितना बना है। अगर आपको जो यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा टैक्स आपको यहाँ देना पड़ रहा है, तो उतने की आपको रिलीफ मिलेगी। इसे कैलकुलेट करने का जो तरीका है, इसके लिए यहाँ पर देखिएगा, सारी स्लैब रेट आपको पता होनी चाहिए जो पिछले सालों की है, क्वेश्चन में गिवन है। स्लैब रेट जो है चेंज होती है, 11-12 में तो देखो 1,60,000 तक ही एग्जेम्प्ट होता था, फिर 1,80,000 तक, अब 2 लाख तक, उसके बाद 2 लाख तक, और अब सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया 4%, अब हो गया है, पहले नहीं था, पहले 3% था। प्राइमरी एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एजुकेशन सेस पहले हुआ करता था, अब जो है 4% है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप कहेंगे देखिए हमारी जो सैलरी है इंक्लूडिंग अरियर्स वो आपने कहा इतनी है, और एक्सक्लूडिंग अरियर इतनी है, तो अरियर की वजह से मुझे जो है इतना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, यानी 2,28,280 माइनस 1,20,640 माइनस करोगे तो आएगा एक्स्ट्रा टैक्स आपको कितना देना पड़ रहा है अरियर इंक्लूड करने की वजह से। अगर वही मैं अरियर इन सालों में जो मेरी सैलरी है 7,10,000 की, नेक्स्ट ईयर मुझे 8,25,000 मिले उस सीनियर सिटीजन को मिस्टर हरी को, और 13-14 में 9,50,000 मिले, अगर ये अरियर का अमाउंट उन्हीं सालों में मिलता तो इन्हें अरियर के साथ कितना टैक्स देना पड़ता और अरियर के बिना कितना टैक्स देना पड़ता, तो जितना एक्स्ट्रा टैक्स इन्हें उन सालों में देना पड़ता है, अगर उससे ज़्यादा टैक्स इन्हें अभी देना पड़ रहा है, क्योंकि आपको इकट्ठे सारे पैसे 2021 असेसमेंट ईयर में मिल गए हैं, 1920 प्रीवियस ईयर में मिल गए हैं, तो आपको रिलीफ मिलता है। और ये देखने का तरीका ये है दोस्तों कि आप माइनस करेंगे कि 2,28,280 में से 1,20,640 माइनस करेंगे जो आपने स्टार्टिंग में निकाला, करेंट ईयर में अरियर के साथ सैलरी, करेंट ईयर में अरियर के बिना सैलरी, आपको पता लग गया कि देखो भैया इस साल जो है मैंने 1,07,640 का ज़्यादा टैक्स दिया है, और यही अगर मुझे जिस साल का अरियर है उसी साल मुझे मिलता पैसा, उस साल मुझे इतना टैक्स जो है देना पड़ता, और अरियर के बिना उसी साल मुझे इतना देना पड़ता, तो एक्स्ट्रा टैक्स मुझे 92,185 का ही देना पड़ता अगर ये पैसा मुझे उन्हीं सालों में मिलता। इसका मतलब कि आपको जो पैसा अभी सारा मिल गया है वो आपको इतना ज़्यादा टैक्स देने के लिए मजबूर करता है, जिसका आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा, यानी कि सेक्शन 89 में आप रिलीफ ले सकते हैं। जो आपका करेंट ईयर का टैक्स बना उससे आपको ये रिलीफ मिल जाएगा, और बाकी टैक्स जो है वो आपको देना पड़ेगा, बाकी टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसी के साथ आपकी सारी इलस्ट्रेशन हो गई है, 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और करने बाकी हैं और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 कहता है मिस्टर मोहित जो कि एम्प्लॉयड है XY लिमिटेड के साथ, जिनकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस ऑफ 100% ऑफ द बेसिक सैलरी, यानी 10,000 प्रति महीना जो है इनका DA होता है, जिसमें से 50% जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो इंक्लूड होता होगा। कंपनी गिव्स हिम हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 6,000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज टू 7,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। तो अगर हाउस रेंट अलाउंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं और HRA का पोर्शन इंक्रीज हो गया है तो यहां पर ब्रेक करना पड़ेगा, इससे पहले की अलग कैलकुलेशन, इसके बाद की अलग कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी।
उसको जो है 1000 रुपये का सैलरी का इंक्रीमेंट भी मिला है 1 फरवरी 20 को। तो अगेन एक और ब्रेक आ गया है HRA की कैलकुलेशन में कि आपको जो है दिसंबर तक अलग, जनवरी का अलग, फेब मार्च का अलग करना पड़ेगा। 3 कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। रेंट जो उसने दिया है उसमें अप्रैल और मई में तो वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था, तो रेंट दिया ही नहीं तो HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जून से अक्टूबर में 6000 रुपये प्रति महीने का उन्हें रेंट देना पड़ा गाजियाबाद में, यानी कि जो है आपकी टियर 2 सिटी एक तरह से, और नवंबर और मार्च में दिल्ली में रहे थे। अगेन एक और ब्रेक आ गया। जितने ब्रेक लगते रहेंगे, पेपर में आया होगा कभी क्वेश्चन, जितनी चीज़ें चेंज होती रहेगी, यानी कि आपको जो 40% का बेनिफिट मिलता है सैलरी का जो एग्जाम्पशन में देखते हैं, या 50% का मिलता है कि आप मेट्रो में रहते हैं या नॉन मेट्रो में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कुछ भी चीज़ में चेंज आ गया, कुछ भी कंडीशन में चेंज आ गया HRA की, तो आपको जो है दोबारा से सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। इसका आसान तरीका है कि आप इतने कन्फ्यूजन में ना पड़ें। जब इतनी कन्फ्यूजन दे दी है तो आप जनवरी की अलग निकालें, फेब की अलग निकालें, मार्च की अलग निकालें, 12 महीने की टेबल बनाएं और उस 12 महीने की टेबल में जो है देखें कितना HRA आपका एग्जेम्प्ट होगा और टोटल करके बताएं कि भैया देखो इतना टैक्सेबल होगा। ये सबसे आसान मेथड है। यानी आप कैलकुलेशन ऐसे ना करें, इतनी सारी कॉम्प्लेक्शन आ गई है तो ऐसे ना करें, हर महीने का कैलकुलेट कर लें। इसमें अगर आप देखेंगे ऊपर तो यहाँ पर अप्रैल मई का तो बनेगा नहीं, क्योंकि आपका रेंट ही नहीं लग रहा है, तो बनेगा नहीं। अब आएगा जून, तो अप्रैल मई में जो आपको HRA मिलता है वो कितना मिलता है HRA 6000 रुपये प्रति महीना, तो 2 महीने का कितना आ गया 12000, वो 12000 टैक्सेबल होगा। अप्रैल मई में आपका रेंट ही नहीं जा रहा है। जून से लेकर अक्टूबर जो है उसका आप अलग पोर्शन निकाल सकते हैं, जून से अक्टूबर का अलग निकाल सकते हैं। ये देखो, हर महीने का निकालो बेस्ट है, ऐसे ऐसे करके निकालो बेस्ट है, आपकी मर्जी है। तो यहां पर बेसिक सैलरी तो आपकी कंफर्म्ड है 10,000 पर मंथ 10 मंथ्स के लिए, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2 2 महीनों के लिए, क्योंकि सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई है तो बेसिक सैलरी इतनी है, उसका जो 100% है बेसिक सैलरी का वो DA है। हालांकि 50% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। HRA जो है आपका 21,200 रुपये एग्जेम्प्ट होगा। वो कैसे निकाला, उसकी टेबल नीचे बनाई है। 10,000 है आपकी बेसिक, 5,000 है आपका DA जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, 15,000 की जो आपकी सैलरी आई है 5 महीने यहाँ पर मिल रही है आपको, टोटल निकल कर आएगा 75,000। अब यहाँ पर जो आपने रेंट पे करा है वो है 30,000, क्योंकि 6,000 प्रति महीना आपका रेंटल जाता है। हाउस रेंट अलाउंस आपको कितना मिला है 30,000, रेंट पे कितना करा है 30,000। आई थिंक दोनों चीज़ें आपकी मैच कर गई है। एग्जेम्प्ट कितना होएगा HRA, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी तो आपकी कंफर्म्ड है 10,000 पर मंथ 10 मंथ्स के लिए, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2 महीनों के लिए, क्योंकि सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई है तो बेसिक सैलरी इतनी है, उसका जो 100% है बेसिक सैलरी का वो DA है। इसमें से एग्जाम कितना होएगा वो नीचे लिखा है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, वो निकल कर आएगा आपका 22,500। एक्चुअली में जो HRA मिला वो आएगा 30,000, सैलरी का 40% आएगा, गाजियाबाद में रह रहे हैं 30,000, जो भी लोअर है वो एग्जाम्प्ट होगा, तो एग्जाम्प्ट कितना होगा 22,500। जो भी आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है दोस्तों, एक्चुअली में जो मिला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, यह सैलरी का 40%। अगर आप टियर 2 में रहते हैं और मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो सैलरी का 50%, जो भी तीनों में से लोअर होता है वो एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ पर लोअर क्या आ रहा है, रेंट पेड, यानी कि जो 30,000 का रेंट पे किया है, माइनस सैलरी जो है 75,000 इस पीरियड की, उसका 10% यानी 7,500, तो आएगा आपका 22,500। इतना आपका जो है एग्जाम्प्ट होएगा, बाकी टैक्सेबल होएगा। तो ये टैक्सेबल हो गया। अभी जो आपने किया वो आपने जून अक्टूबर मंथ का किया, वैसे ही नवंबर दिसंबर का कर लो। नवंबर और दिसंबर में चेंज क्या हो रहा है, चेंज इतना ही हो रहा है कि आप गाजियाबाद से दिल्ली में शिफ्ट हो गए हो, बाकी चीज़ें आपकी सेम है। और अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली में शिफ्ट हो गए हो तो सिर्फ आपका जो ये वाली लिमिट है 40% वाली, ये आपकी 50% बन जाएगी। और आपका जो रेंटल है वो भी इंक्रीज हो गया है, 6,000 से आपका 8,000 रुपये प्रति महीना रेंटल हो गया। तो दो चीज़ों में बदलाव हुए हैं, एक तो आप दिल्ली चले गए, दूसरा आपका रेंटल बढ़ गया, नवंबर मंथ से बढ़ गया। उस हिसाब से जो आपकी कैलकुलेशन है सारी चेंज हो जाएगी। एक्चुअली में HRA आपको 6,000 रुपये महीने का मिल रहा था, रेंट जो आपने पे करा उसमें से 10% सैलरी माइनस करेंगे तो इतना आएगा। जो आपकी सैलरी उसका 50% देखेंगे क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो इतना आएगा। जो भी लोअर है वो एग्जेम्प्ट होएगा, बाकी टैक्सेबल होएगा।
तो एक्चुअली में जो HRA मिला वही आपका आ गया सबसे लोअर, उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल होगा। नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी में आपका क्या चेंज आ रहा है? जनवरी में जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 7,000 का हो रहा है, 6,000 से 7,000, बाकी चीज़ें सेम है। तो एक महीने में सारी चीज़ें तो आप वही लिखेंगे, सिर्फ HRA जो 7,000 का है उसमें देखेंगे कितना एग्जेम्प्ट होने वाला है। जो एक्चुअली में मिला, जो आपका रेंटल है 8,000 रुपये का, उसमें से आप 10% ऑफ सैलरी माइनस करेंगे तो 6,500 आएगा। सैलरी कहाँ पर है ये देखिए, ऊपर आ गई ना यहाँ पे, सैलरी 15,000, तो 1,500 माइनस करेंगे इसका 8,000 में से 6,500 आएगा। सैलरी का 40% माइनस करेंगे तो 7,500 आएगा। कैलकुलेशन है, फॉर्मूला अगर पता है ये वाला तो सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है अलग अलग महीनों की। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि आप अप्रैल का अलग निकालें, मई का अलग निकालें, जून का अलग निकालें, 12 महीने की टेबल बनाए, हर महीने का अलग अलग निकाल लें। फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर गिवन है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह पर जहाँ जहाँ ब्रेक आया है, जहाँ जहाँ कुछ भी पैरामीटर्स को चेंज किया गया है, HRA चेंज हो गया, रेंट चेंज हो गया, सिटी चेंज हो गई है, कुछ भी चेंज हो गया है, सैलरी चेंज हो गई है, कुछ भी चेंज हो गया है, तो आपको उससे पहले का अलग उसके बाद का अलग देखना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो है सबसे लोएस्ट जो मिला है 6,500 रुपये आपका एग्जेम्प्ट होएगा। और आखिरी का जो आपके 2 महीने बच गए, फरवरी मार्च का, जिसमें आपका क्या चेंज हो रहा है, जिसमें आपका इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है, तो आपकी बेसिक सैलरी चेंज हो रही है, 2 महीने की सैलरी आपकी इतनी, उसका DA फिर इतना आएगा। DA 100% है बट 50% ही कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे। अब जो है आपका रेंटल आ जाएगा, रेंटल आपका 8,000 रुपये का चल ही रहा है। हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको 6,000 रुपये महीने का मिल ही रहा है, पर वो 7,000 हो चुका है। 6,000 का HRA आपका 7,000 का बन चुका है। जो भी लोअर होगा तीनों में से वो एग्जेम्प्ट होएगा। जो HRA आपको मिला, रेंट पेड में से 10% सैलरी का माइनस करेंगे, या जो सैलरी है दिल्ली में आप रहते हैं उसका 50% देखेंगे, जो लोअर होगा एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। जो टैक्सेबल होगा उसका टोटल आप कर लेंगे और यहाँ पर जो है आपको पता लग जाएगा HRA कितना टैक्सेबल होगा। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जिसको आसान तरीके से करने के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप हर महीने का, अप्रैल महीने का अलग, मई का अलग, अलग अलग महीनों का जो है आप कैलकुलेट करेंगे। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस राखी इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी। शी रिसीव्स द फॉलोइंग मेडिकल बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, अगले साल वाले ना 2021। इन्हें जो है रीइंबर्समेंट मिलती है। इन्होंने अपनी डॉटर का प्राइवेट क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराया है, उसके लिए पैसे मिलते हैं। एग्जेम्प्ट होंगे नहीं होंगे आप मुझे बताइए। क्यों होंगे सर, क्यों होंगे? पूरा पूरा टैक्सेबल होना चाहिए। बिल्कुल टैक्सेबल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8,000 रुपये जो हैं इन्हें मिलते हैं अपनी फैमिली डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के लिए, पूरा टैक्सेबल होगा। मदर इन लॉ डिपेंडेंट है इन पे और नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट कराते हैं, पूरा टैक्सेबल होगा। यानी जो एग्जाम नहीं होता है वो पूरा पूरा आपका टैक्सेबल माना जाएगा। पॉइंट नंबर जो है आपका सेकंड कहता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये जो है आपकी हेल्थ के लिए लिया है, कंपनी ने पे करा है 7,500 का, ये आपके लिए एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि कंपनी चाहती है कि आप लोग जो है स्वस्थ रहें, बीमार हो तो वापस आएँ ठीक होकर, और इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी दे सकती है, अपने लिए P&L में एक्सपेंस मान सकती है, आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। मेडिकल अलाउंस मिलता है बट हमने ऐसा कोई टर्म पढ़ा ही नहीं है। मेडिकल अलाउंस पढ़ा, मेडिकल फैसिलिटी पढ़ा है, मेडिकल अलाउंस तो पढ़ा ही नहीं है। कोई भी अलाउंस आपको मिलेगा जो हमने नहीं पढ़ा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स करे हैं, सन का ट्रीटमेंट कराया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है, फैमिली मेंबर्स का कराते हैं एग्जेम्प्ट होता है। कंपनी ने जो है माइनर चाइल्ड के लिए जो है खर्चा किया है ट्रीटमेंट के लिए 1,05,000 रुपीज़ का। फॉरेन ट्रैवल किया, बाहर जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, राखी गई, उनका बच्चा गया बाहर, ट्रीटमेंट कराया, 1,20,000 का और खर्चा लगा। RBI ने लिमिट फिक्स करी है 2 लाख की, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है, इसके लिए लिमिट लगाई हुई है। तो मैक्सिमम कितना होएगा एग्जेम्प्ट? तो मैक्सिमम 2 लाख का एग्जेम्प्ट होएगा, मैक्सिमम 2 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा, RBI की लिमिट लगी हुई है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद AB लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ एंड एन एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड कमीशन ऑफ 1,000 पर मंथ ईच। अब ये अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इनके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। कंपनी ने जो है इनको इतनी सारी चीज़ें दी है, इन्हें जो है अकोमोडेशन दी है, जो कंपनी की खुद की अकोमोडेशन है दिल्ली में वो दी है, फर्नीचर भी है 2,40,000 का प्रोवाइड किया है। पर्सनल लोन जो है 5 लाख रुपए का लोन दे दिया है, 6.75% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अभी तक लोन का कोई पैसा वापस नहीं किया गया है। SBI की जो रेट है 1 अप्रैल की वो है 12.75%। तो आप देख सकते हैं कैसे करीब करीब 5-6% का 6% का इन्हें बेनिफिट मिला है।
His son is allowed to use motorcycle belonging to the company and the company has purchased this motorcycle for 60,000 on 1st May 2016. Motorcycle was finally sold to him on 1st August 2019. इस बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसमें दो चीज़ें आ रही है। पहली बात यह है कि मोटरसाइकिल को यूज़ करने दिया और दूसरा है पुराना व्हीकल बेच दिया। तो जो भी बेनिफिट मिला है दोनों बेनिफिट को अलग से निकालना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स है 2000 का पे करा है एम्प्लॉयर ने, आपके लिए टैक्सेबल होगा, ऐड कर लेना। यानी बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 25,000 रुपये की बेसिक सैलरी ऐड करो 12 महीने की, 1000 रुपये की कमीशन 12 महीने की ऐड करो, इंटरटेनमेंट अलाउंस 1000 रुपये प्रति महीने का 12 महीने का ऐड करो, रेंट फ्री अकोमोडेशन है वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सैलरी का परसेंटेज देखेंगे, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में आप रहते हैं तो जो आपका बेसिक सैलरी है, आपका जो कमीशन है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस वगैरह सब कुछ है जो टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं, उसका जो है 15% आपने देख लिया। 15% निकल कर आया 48,600। साथ में 2,40,000 का फर्नीचर मिला है जिसकी 10% वैल्यू मानी जाएगी कि आपको दिया गया है। 10% निकलेगा पूरे साल का। हालांकि आपको फर्नीचर मिला अगस्त में, तो 8 महीने के हिसाब से अगस्त से मार्च तक की वैल्यू निकालेंगे, 8 महीने का आप जोड़ेंगे तो 8 महीने का निकल कर आया 2,40,000 जो है उसकी 10% वैल्यू पूरे साल की, 8 महीने की निकल कर आई 16,000। ये जो है आपको वैल्यू मिली है। पर्सनल लोन इन्हें मिला है तो पर्सनल लोन की इन्हें वैल्यू देखनी पड़ेगी 6% की 9 महीने के लिए। 9 महीने के लिए क्यों देखेंगे? क्योंकि ये लोन जो आपको मिलता है वो आपको जुलाई में मिलता है। तो जुलाई में लोन मिला है आपको, कंसेशनल रेट पर जो है लोन मिला है, 6% का बेनिफिट दिया जा रहा है। लोन का कोई भी पैसा वापस नहीं किया, पूरा 5 लाख रुपए पड़ा है, तो 5 लाख रुपए का 6% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट जो आपको बेनिफिट मिला है वो है 22,500 रुपये, 22,500 रुपीज़। आपको जो है मोटर कार यूज करने के लिए दी है। यूज ऑफ मोटर कार आपको यूज करने के लिए दी है। मोटर कार की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? मोटर कार की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में ही गिवन है। कंपनी ने जो है एक मोटरसाइकिल जो है वो यूज करने के लिए दी हुई है। 16 में खरीदी होगी, अप्रैल चले गया, मई चले गया, जून चले गया, जुलाई चले गया, 4 महीने के लिए दी, अगस्त में बेच दी। तो 4 महीने के लिए जब यूज करने के लिए दी है तो 60,000 की मोटरसाइकिल है, 10% मानेंगे कि आपको यूज करने के लिए दिया है 1 साल के लिए, तो 4 महीने के लिए कितना बनेगा वो यहां पर आ गया। और जब मोटरसाइकिल आपको सस्ते में बेच दी तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। अगर आप कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बेचते हैं, अपने एम्प्लॉय को देते हैं, तो 50% रेट पर जो है आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे WDV मेथड से। अगर आप मोटर कार देते हैं, मोटर कार में कार आती है, साइकिल नहीं आती है, मोटरसाइकिल नहीं आती, मोटर कार आती है, तो आप 20% रेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये देखने के लिए कि भैया जब कंपनी ने खरीदा था और जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को दे रही है तो करेंटली उसकी क्या वैल्यू है डेप्रिसिएशन के बाद। अगर इन दोनों के अलावा आप कोई एसेट देते हैं तो उसमें जो है WDV नहीं, SLM बेसिस पर जो है कैलकुलेशन होती है। SLM बेसिस पर कैलकुलेशन होती है। मैंने शायद आपको WDV ही मेथड लिखवा दिया है, SLM आना चाहिए। और ये अभी जो है नोट्स में आपको करेक्शन करनी पड़ेगी। ये नोट्स में आपको करेक्शन करनी पड़ेगी और मैं आपको करेक्टेड नोट्स ही अपलोड कर दूंगा। लेटेस्ट नोट्स आप डाउनलोड करिएगा, पुराने कर लिए तो उसको आप डिलीट कर दीजिएगा, लेटेस्ट नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। और वैसे अगर आपने वीडियो देखा है तो आप वैसे भी यहाँ पर देख ही सकते हैं, करेक्शन हमने कर ली है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन कराया मैंने आपको तब मुझे ध्यान में आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। इसीलिए रीचेकिंग के बाद पता लगा कि भैया देखो अगर कोई और एसेट है, मोटरसाइकिल है, मोटर कार नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो उसमें तो SLM बेसिस पर ही आप 3 साल का माइनस कर सकते हैं डेप्रिसिएशन और वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई देखो कंपनी ने 60,000 का खरीदा, 3 साल पुराना एसेट हो गया है तो 42,000 की उसकी वैल्यू आ रही है, 30,000 जो है एम्प्लॉय ने पेमेंट करी है तो 12,000 का बेनिफिट उसको मिला है। जितना पैसा दे दिया वो माइनस कर लोगे, बाकी टैक्सेबल होएगा। ग्रॉस सैलरी आ गई है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स जो आपने पे करा वो आप यहाँ माइनस कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, डिडक्शन जो है सैलरी के चैप्टर से माइनस कर ली है इनकम निकाल कर, और ये आपकी सैलरी की इनकम आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज प्रोडक्शन मैनेजर इन बीटा लिमिटेड फर्निशेज यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इनकी जो है बेसिक सैलरी है, अक्टूबर 19 तक इनकी बेसिक सैलरी रही है 50,000 पर मंथ, और नवंबर से इनकी बेसिक सैलरी रही है 60,000 पर मंथ। सैलरी जो है हर महीने की आखिरी तारीख को जो है ड्यू है और पेमेंट होती है।
डियरनेस अलाउंस जो है वो इसका 40% है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी। बोनस जो है 1 महीने के सैलरी का जो बोनस है इन्हें मिलता है अक्टूबर की मंथ में मिलता है, ऑन बेसिक प्लस डीए एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। तो अक्टूबर में मिलता है तो अक्टूबर में जो मिलेगा वो मिल जाएगा इन्हें। कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर करता है, रिकॉग्नाइज पीएफ अकाउंट में पैसा डालता है, बेसिक का 16% डालता है, पर हमें पता है कि आप बेसिक प्लस डीए का 12% डाल सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स से 2500 पेमेंट हुई है, 2000 एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दी है, तो जो एम्प्लॉयर ने पेमेंट करी है वो आपका सैलरी माना जाएगा। 2500 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट हुआ है, उसमें 2000 जो है एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो जो एम्प्लॉयर ने पे किया है वो आपके लिए सैलरी माना जाएगा। फैसिलिटी दी है आपको, लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ करने की फैसिलिटी दी है, ऑफिशियल पर्सनल के लिए दोनों आप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए परक्यूसिट नहीं माना जाता है। मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्यूबिक कैपेसिटी है इंजन में दे रखी है 1.60 लीटर्स यानी 1600 सीसी आप मान सकते हैं। एम्प्लॉय को दी है कार 1 नवंबर से दी है, ऑफिशियल पर्सनल दोनों के लिए यूज़ करता है। रिपेयर रनिंग का जो खर्चा है वो भी एम्प्लॉयर देता है, जो कि आया है 45,000 रुपीज़ नवंबर से लेकर मार्च तक का। मोटर कार वर सेल्फ ड्राइवन बाय द एम्प्लॉय यानी ड्राइवर नहीं दिया है। लीव ट्रेवल कंसेशन मिली है एम्प्लॉय को, उसके वाइफ, उसके 3 बच्चों के लिए, जिसमें एक डॉटर है जिसकी 7 साल की उम्र है और 2 ट्विन बच्चे हैं। तो अगर अगले बच्चे ट्विन हो गए तो यानी कि तीनों को जो है बेनिफिट मिल जाएगा। वैसे 2 ही को मिलता है, तो पहले को मिलेगा दूसरे को मिलेगा, पर दूसरे में ट्विन आ गए तो इसीलिए जो है तीनों बच्चों के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। इकोनॉमी क्लास की एयर टिकट रीइंबर्स करी है, कोई दिक्कत नहीं है और बेनिफिट आपको मिल सकता है। जितना पैसा मिला है लीव ट्रेवल कंसेशन का वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। बेसिक सैलरी है आपकी 50,000 7 महीने की, 60,000 5 महीने की, टोटल जो है निकल कर आई बेसिक सैलरी पूरे साल की 6,50,000। इसका 40% आपका डियरनेस अलाउंस है, वो आपने यहाँ ऐड किया। जो आपको बोनस मिलता है वो बोनस आपको मिलता है अक्टूबर मंथ में 1 महीने की सैलरी का। तो ये बोनस की आप कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे बताइए, आप मुझे सोचिए, बताइए कि ये 70,000 कैसे निकाला इन्होंने। 50,000 जो इनको बेसिक सैलरी मिली अक्टूबर की मंथ की और उसका 40% डीए मिला यानी कि 20,000, वो 70,000 जो 1 महीने की सैलरी है वही इन्हें बोनस के रूप में एक्स्ट्रा मिल गई है। लिखा है ना क्वेश्चन में कि जो बोनस है वो इन्हें जो है 1 महीने की सैलरी जो है वही मिलती है, तो 1 महीने की सैलरी इन्हें और मिल गई बोनस के रूप में। जो इनकी सैलरी है बेसिक सैलरी जो है उसका डीए में लिखा नहीं है कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। बेसिक सैलरी जो है उसका जो है इन्होंने 16% जो है पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने, 12% तक एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज़्यादा का जो किया है वो एग्जेम्प्ट नहीं होएगा। इसका नोट 2 भी आ रहा है, नोट 2 भी आ रहा है और एज्यूम करा है कि डियरनेस अलाउंस जो है सैलरी का पार्ट नहीं बनता है। अगर उल्टा एज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन बदल जाएगी। एम्प्लॉयर ने जो प्रोफेशनल टैक्स दिया है वो भी आपकी सैलरी इनकम है और जो मोटर कार है उसका 2400 रुपये प्रति महीना 5 महीने के लिए आपकी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि अगर आपको कार एम्प्लॉयर देता है, खर्चा भी एम्प्लॉयर करता है, तो उसमें कितनी वैल्यू होगी वो वैल्यू ही निकाल कर आपको दे रखी है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2400 पर मंथ 5 महीनों के लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो है डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन जो है सेक्शन 16 में मिलेगी, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 की, और जो भी प्रोफेशनल टैक्स आपने पे करा है अपनी जेब से, एम्प्लॉयर ने दिया है, वो सारा का सारा प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। टैक्सेबल सैलरी आपकी यहाँ पर आ जाएगी और काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। मिस्टर एक्स जो है वो रेगुलर एम्प्लॉय है, रामा एंड कंपनी के, गुड़गांव में रहते हैं और गुड़गांव में रहते हैं उनको अपॉइंट किया है 1 जनवरी 19 को। स्केल ऑफ 20,000, 1,000, 30,000। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपकी सैलरी 20,000 है, अगले साल 1,000 बढ़ जाएगी, उसके अगले साल 1,000 बढ़ जाएगी, हर साल 1,000 बढ़ेगी जब तक 30,000 नहीं होती है। ये एक मेथड होता है लिखने का। ही इज पेड 9% डी एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ पे बेस्ड ऑन द सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। तो यानी कि मार्च की जो पिछले साल की सैलरी है वो तो 20,000 ही होगी, उसके हिसाब से इनको बोनस मिलेगा। बोनस जो है 1 महीने की सैलरी का मिलता है, लास्ट ईयर की सैलरी का मिलता है। उसने जो है कंट्रीब्यूट करा है 15% ऑफ हिज पे एंड डीए टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड पीएफ एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। अच्छी बात है सर,
उन्हें जो है फ्री हाउसिंग फैसिलिटी भी मिली है, और कंपनी ने जो है घर को रेंट पर लिया हुआ था, 10,000 पर मंथ का रेंटल जाता है। ही इज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फैसिलिटीज, लैपटॉप मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट है, ब्रदर का बिल है, रीइंबर्स करा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपने प्राइवेट में कराकर बिल रीइंबर्स कराए, पूरा टैक्सेबल होगा। हाउसकीपर दिया हुआ है, सैलरी है हाउसकीपर की, वो एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है, आपके लिए टैक्सेबल होगा। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। 10,000 का गिफ्ट वाउचर दिया है, अगर एम्प्लॉयर से मिलता है गिफ्ट वाउचर तो आपके लिए टैक्सेबल होगा, 5,000 से ज़्यादा का है तो। कन्वेंस अलाउंस मिलता है, डेली यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल तक ट्रैवल करो और एकेडमिक पढ़ो, रिसर्च करो, फिर दूसरों से कन्वे करो, दूसरों की हेल्प करने के लिए कन्वेंस अलाउंस, ऑफिशियल ऑफिशियल पर्पस के लिए मिलता है, जितना खर्चा हुआ उतना ही मिलता है, एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि आप ऑफिस के काम के लिए तो कहीं जा सकते हैं, उसके पैसे आपको मिलेंगे तो टैक्सेबल नहीं होंगे। एक्सीडेंटल पॉलिसी ली हुई है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। यानी 20,000 जो है, आप अगर देखेंगे अप्रैल 20 से लेकर सैलरी अगर आप देखेंगे मार्च 21 तक, या 19-20 ईयर का देखेंगे तो अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 का देखेंगे अगर, तो अप्रैल 19 में सैलरी इनकी कितनी रही होगी, बताइए। इनकी सैलरी जो रही होगी वो 20,000 रही होगी 9 महीनों के लिए, क्योंकि इनका पे स्केल है 20,000, 1,000, 30,000, यानी एक साल जब कंप्लीट होएगा, जिस दिन इन्हें अपॉइंट किया गया था, तब इनकी सैलरी 1,000 बढ़ेगी। 20,000 9 महीने के लिए रहेंगे, और अगला जैसे ही जनवरी आएगा इनकी सैलरी 21,000 हो जाएगी, और ये इनकी जो है टोटल बेसिक सैलरी आएगी, जिसका 10% डीए होगा। जो भी इनकी मार्च महीने की सैलरी होगी, जैसे कि इस केस में जो है 21,000 रुपये है, उसी के हिसाब से जो है इन्हें बोनस मिलता है उतना, और उसी का जो 10% है इन्हें डीए मिलता है। तो मार्च महीने की सैलरी जो है वो यहाँ पर आपने डाल दी है बोनस के रूप में। अब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है रिकॉग्नाइज पीएफ में इन एक्सेस ऑफ 12%, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जो डाला वो डाला 15%, 12% तक डाल सकते हैं, 3% जो एक्स्ट्रा डाल दिया है वो यहाँ पर जो है इनके लिए टैक्सेबल होगा। इसके लिए नोट भी आ रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नोट, तो यहाँ पर नोट नंबर 1 आ रहा है, जहाँ पर बताया गया है कि जो एम्प्लॉयर है उसने 15% डाला है, पे का और डीए का मिलाकर 15% डाला है, 12% तक डाल सकते हैं अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो। इन्हें यहाँ पर टेलीफोन अलाउंस मिला है, टेलीफोन अलाउंस, टेलीफोन फैसिलिटी नहीं मिला है, टेलीफोन का अलाउंस मिल रहा है कि भैया आप पैसे ले लो और इस नाम से जो है आप टेलीफोन यूज़ कर लेना या कुछ भी कर लेना। अगर यही टेलीफोन फैसिलिटी मिली होती तो एग्जेम्प्ट होता। इन्हें जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, मेडिकल रीइंबर्समेंट भी मिला है, तो रीइंबर्समेंट जो है वो यहाँ टैक्सेबल होगा। हाउसकीपर के लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट, 10,000 का गिफ्ट वाउचर सब टैक्सेबल होगा। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए इन्हें सैलरी निकालनी पड़ेगी, यानी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस टेलीफोन अलाउंस, यानी सभी प्रकार का आपने अलाउंस वगैरह जोड़ा। उसके बाद जो सैलरी आई उसका 15% आपने देखा, तो 15% है 44,145। रेंट जो है वो 1,20,000 का आ रहा है, 10,000 प्रति मंथ जो एम्प्लॉयर दे रहा है, जिसका घर आपको दिया है। 10,000 जो है 10,000 पर मंथ का रेंटल जो है एम्प्लॉयर दे रहा है, और वो घर आपको रहने के लिए दिया हुआ है। तो रेंट की वैल्यू है 1,20,000। हालांकि अगर आप देखेंगे आपकी सैलरी, तो उसकी जो 15% वैल्यू है वो है 44,145। जो भी लोअर होता है वही जो है हम आपकी वैल्यू मानते हैं, वरना जो महंगे वाले घर होंगे उसमें एम्प्लॉय बोलेगा मुझे नहीं रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंटल बनता है और मेरा बहुत सारा कॉस्ट आ जाएगा, मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए प्रोविजन यहाँ पे डाला हुआ है। ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्शन माइनस करेंगे स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आपकी सैलरी इनकम चार्जेबल टू टैक्स आएगी। जो भी चीज़ आप बोलना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, एक्सीडेंटल पॉलिसी लिया है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। ये सारे के सारे प्रोविजंस यहाँ पर रिवाइज करने के लिए हैं, आप ज़रूर करिएगा, और क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। कोशिश करता हूँ फटाफट अपलोड कर दूँ सारे एमसीक्यू, ताकि आपका ये टेस्ट भी तैयार हो जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी विल बी डूइंग अ न्यू चैप्टर। एक क्लास का चैप्टर है रिटर्न फाइलिंग का, और उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।